नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर और आप एनएमएफ न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। इस देश के जेनजी ने दिखाया कि कैसे शिक्षा मंत्री का भी वो इस्तीफा ले सकता है अगर वो अपने दम पर उतर आए तो, और वो कैसे इस देश में जो कुछ एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं उसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है। लेकिन अब जेनजी एक और हुंकार रच रहा है और वो हुंकार है एंटी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के खिलाफ। मेरिटोक्रेसी इस देश में आगे लानी पड़ेगी, तभी इस देश को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मेरिट के दम पर आदमी को उसकी नौकरी मिले, आदमी को इस समाज में जिस पायदान पर वो होना चाहिए उस पायदान पर पहुंचाया जाए। अन्यथा रिजर्वेशन के दम पर आप लंबे समय तक नहीं चल सकते। इस मुद्दे को लेकर के कई सारे लोग आवाज उठा रहे हैं और उन्हीं आवाजों में से एक है एआरजीपी वॉइस के, जो इन्होंने संस्थापक, अगर मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा, आदित्य राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कारण है? नमस्कार। आदित्य जी, क्या कारण है कि शुरुआत से ही, मतलब रिजर्वेशन को लेकर के जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट खत्म हुआ, अब इंस्टाग्राम पे एक लहर दिख रही है भाई कि आरक्षण के खिलाफ अब हमें खड़े होना है। आरक्षण अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलने देंगे, जब तक था ठीक था, माफ किया जा सकता है, लेकिन अब इसके आगे और नहीं झेल सकती है। जी देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि आरक्षण को कहा जाता था कि इस देश में जातिवाद को मिटाने का माध्यम है, परंतु जाति के आधार पे होने वाले शोषण का सबसे बड़ा कारक अपने आप में रिजर्वेशन बन गया। जब से ये देश आजाद हुआ तब से आप देखिए कि सबसे पहला रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के समय जो होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिया जाता है। उसके बाद दूसरे लेवल पे आप देखिएगा रिजर्वेशन, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशन में दिया जाता है और फिर चुनाव लड़ने के दौरान आपको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। यानी एक ही व्यक्ति को बार बार इस देश में रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है, तो जिन लोगों को वास्तव में जरूरत थी उनको कभी मिला नहीं, और जिन लोगों को जरूरत नहीं थी उनको बार बार मिलता चला गया, सिर्फ इस बेसिस पे कि उनका जन्म किसी कास्ट में हुआ। ये बिल्कुल वही अनफेयर एडवांटेज है जो कभी भी किसी मेरिटोक्रेसी वाले देश में, किसी इक्वलिटी वाले देश में कभी नहीं होना चाहिए, कभी उस देश में नहीं होना चाहिए जिसका संविधान जस्टिस के फिलॉसफी में विश्वास रखता है। यही कारण था कि मेरिट, इक्वालिटी और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी के शुरुआत के साथ साथ इस बात की मांग की कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इस देश में पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए और इकोनॉमिक बेसिस पे वन फैमिली वन टाइम रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत एक परिवार के एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार आरक्षण मिले, वो भी या तो एडमिशन के समय मिले, या तो गवर्नमेंट जॉब के समय मिले, या तो चुनाव लड़ने के समय मिले। ये राजनीतिक हथकंडा बन के ना रह जाए, केवल जरूरतमंदों की जरूरत बन के रहे, ताकि सच्चाई में अपलिफ्टमेंट को जमीन पे उतारा जा सके। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है ना, जैसे आपने कहा कि वन टाइम रिजर्वेशन होना चाहिए, एक परिवार को एक ही बार रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे एडमिशन के टाइम मिल जाए, चाहे जॉब के समय मिल जाए, या फिर उसके आगे जब भी उसको लगे। तो ऐसे में भाई आपको नहीं लगता है कि भाई पिछड़े वर्ग जो हैं उनका उत्थान कैसे होगा, वो कैसे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि इस चीज से भी नहीं नकारा जा सकता है कि भाई लंबे समय तक उनके साथ ज्यादती हुई, शोषण हुआ समाज के अंदर, और इस बारे में बाबा साहेब अंबेडकर हो या फिर बहुत सारे वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे साथ शोषण बहुत लंबे समय तक हुआ, तो रिजर्वेशन तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि समाज के एक जो समाज का व्यक्ति है वो पायदान में सबसे आगे खड़ा हुआ है, और एक समाज के व्यक्ति को पायदान में सबसे पीछे इस कारण रखना पड़ा क्योंकि वो उसके नाम के पीछे कोई कास्ट लग जाती थी इस वजह से। तो ये भी तो एक अन्याय जैसा दिखने लग जाएगा ना। जी नहीं, ये केवल प्रोपेगेंडा है। जब इस बात को आप तह में घुस करके देखना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा शोषण तो आरक्षण लागू होने के बाद से हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए नीतीश जी, क्या इस देश में हिंदू होने के कारण लोगों के साथ शोषण नहीं हुआ? क्या इस देश में धर्म परिवर्तन नहीं किया गया? क्या इस देश में विदेशी आक्रांताओं का शासन नहीं रहा? तो क्या आज की तारीख में हम अंग्रेजों से कहते हैं कि हम आपके साथ द्विपक्षीय संबंध समाप्त कर देंगे? इस तरीके की बात इतिहास देख के नहीं की जाती है। देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, और जब से संविधान लागू हुआ है तब से आप एक गणतंत्र भारत की जिम्मेदारी ले सकते हैं। और उसके बाद से जब पूरा भारत एक समान मान लिया गया, तब सबके लिए सेम कानून ही होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब आप कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को पिछड़े पायदान पे नहीं छोड़ा जा सकता, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स की जो लोग तैयारियां करते हैं, उसका बेसिस तो एजुकेशन ही है। कहा जाता है कि हमको अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल पाया, इसीलिए हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि हम उन लोगों से कम्पीट कर पाए जिन लोगों को अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिला है। तो वही बात तो हम लोगों को भी कहने, डिमांड के तौर पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप एजुकेशन के समय अगर किसी को आरक्षण दे रहे हैं और किसी
दलित व्यक्ति को इस आधार पे आरक्षण मिल जाता है और एडमिशन मिल जाता है आईआईटी में, तो फिर तो वो आईआईटी में पढ़ रहा है। वही कोई ब्राह्मण या कोई ओबीसी वर्ग का व्यक्ति होगा जो कि ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी आईआईटी में नहीं, किसी थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ेगा, यानी उसका एजुकेशन क्वालिटी तो नीचे चला गया। और फिर जब वो कंपटीशन में दोनों एक साथ बैठेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम फिर एक बार अनफेयर एडवांटेज उसी व्यक्ति को दे देंगे जो जन्म के आधार पर दलित है। तो ये अपने आप में बिल्कुल ही अनफेयर हो जाएगा किसी भी लोकतंत्र में जहां समानता की बात की जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीधे तौर पे फेयर गेम बनाना होगा, मेरिट को ध्यान में रखते हुए, और वो तभी हो सकता है जब हम सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को स्थापित कर पाए। दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि पिछले 75 साल से, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है, तब से इस देश में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और उसके बाद भी अगर अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, तो इसका ठीकरा गवर्नेंस के ऊपर फोड़ा जाना चाहिए, सरकारों के ऊपर फोड़ा जाना चाहिए, ना कि किसी सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग के किसी व्यक्ति को आप कह दीजिए कि आप लोगों का दोष है कि दलित वर्ग पीछे रह गया। तो अकाउंटेबिलिटी किसी और की है, किसी और को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या। जी, आपने ये सारी बातें बोली, ठीक है, वो समझ आया कि बिल्कुल ऑब्वियसली कि एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति भी एक थर्ड टियर के कॉलेज में पढ़े बेहतरीन मार्क्स लाने के बावजूद भी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को उसको एक आरक्षण मिल जाता है तो वो आईआईटी में जा सकता है। ये तो सच में थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। लेकिन इनका कहना है भाई, जो आरक्षण को सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो चंद्रशेखर हो गए या फिर इससे पहले मायावती, जब वो इस समाज का प्रतिनिधित्व किया करती थी, रिप्रेजेंटेशन की बड़ी बात चलती है कि भाई अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो आप चाहे ब्यूरोक्रेसी में देखिए, तो सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको जनरल कास्ट के लोग मिलते हैं। अब किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे वो मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो अपर लेवल पे आपको हमेशा जनरल कास्ट के लोग मिलेंगे। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन का क्या? हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। हमें आरक्षण मिला, उसके बावजूद भी हमें आगे नहीं आने दिया गया। क्योंकि वहां पर जनरल कास्ट के लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। वही तो मैं आपको नीतीश जी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि आप एक बात समझिए, इस देश में 1950 में संविधान लागू होने के बाद से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कर दी गई। अब जब गवर्नेंस लेवल पे आप फेल हो गए, आप पहुंचा नहीं पाए उन योजनाओं को जिसके तहत शैक्षणिक रूप से दलितों को मजबूत बनाया जा सकता था, तो इसका ठेकरा उस व्यक्ति पे आप कैसे फोड़ सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे बैठा हुआ है। आप इस बात को स्वीकारिए कि ये इस बात की गलती नहीं है कि सवर्ण अपनी मेहनत से आगे बढ़ गए थे, या ब्राह्मण परिवार का कोई लड़का आईएएस टॉप करके वहां पे बैठ गया था। आप इस बात को स्वीकारिए कि आपके गवर्नेंस में कहीं ना कहीं फेलियर रहा, जिसके कारण आप योजनाएं पहुंचा नहीं पाए। और ये भी समझ लीजिए कि शैक्षणिक क्वालिटी का खराब होना इस बात का ज्यादा बड़ा कारण है कि दलितों को सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ना कि इसके लिए सवर्णों को दोषी ठहराया जा सकता है, जनरल कास्ट के लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है। इस बेसिक डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम इस बात के ऊपर डिबेट करते हैं। तो एट दी एंड तो आपने भी ये बात मान ही ली कि भाई शिक्षा व्यवस्था में चाहे कमी है, सरकार की कमी रही हो कि वो लोग आगे नहीं आ पाए, तो ऐसे में आरक्षण अभी कैसे हटा दिया जाए? वही तो कह रहे हैं नीतीश भाई कि आरक्षण को रिव्यू करके इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे वन फैमिली वन टाइम करिए। फॉर एग्जांपल, टीना डाबी आईएएस बन चुकी हैं, एसटी कैटेगरी से आती हैं, उनके पिताजी आईएएस हैं, माताजी भी सिविल सर्वेंट है, उनकी बहन भी सिविल सर्वेंट हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनके आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण मिलता रहेगा। लेकिन नीतीश ठाकुर जी गरीब परिवार से आते हैं, उनके परिवार को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आदित्य राज सिंह गरीब परिवार से आते हैं, उनके परिवार को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये गलत है। हम यही कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा है, जिसको रिसोर्स नहीं मिल पाया, उन सबको देने का प्रयास कीजिए। और वो तभी हो सकता है जब आप कास्ट बेसिस नहीं, जरूरत के बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई करके आरक्षण देंगे, वो भी वन फैमिली वन टाइम देंगे, बार बार एक ही व्यक्ति को नहीं देंगे। तब जाकर के बिल्कुल वो हो पाएगा जो कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। अगर वन टाइम वन फैमिली दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एक्स नाम का एक लड़का है, राजू मान लेते हैं, राजू नाम का एक लड़का है, और राजू एक दलित परिवार से आता है, उसको आरक्षण मिल गया, उसको स्कूल के टाइम पे आरक्षण मिल गया, ठीक है, उसने स्कूल से ठीक ठाक शिक्षा भी प्राप्त कर ली, लेकिन अब आगे जाकर के मान लीजिए वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर उसके आगे के आरक्षण का क्या होगा? नहीं तो नीतीश भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि कोई लड़का ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मान लेते हैं उसका नाम आदित्य राज है, और उसके बाद उसको हम पूरे अधिकार से डिनाई कर दे कि भले तुम गरीब हो लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं चलाएंगे, तुमको कंसिडर भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो, तो ये संविधान की मूल भावना में समानता के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। मैं इसमें एक और बात नीतीश भाई ऐड करना चाहूंगा। जो मेरी पूरी बात है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर पूरी तरह से आधारित है।
आप 1951 के चंपकम दुराईराजन केस के बारे में पढ़िए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस भारत सरकार का जो चंपकम दुराईराजन का मामला था, उसमें निर्णय देते वक्त ये बात कही थी कि जब आप आरक्षण देते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, तो ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार की धारा अनुच्छेद 15(1) जो समानता का अधिकार है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था, जिसके 1 साल पहले संविधान का निर्माण हुआ होगा। यानी हम और आप कह सकते हैं कि आज तो संविधान लागू होने के बाद ऐसा दावा किया जाता है ना कि बिल्कुल जातिवाद कम हुआ है, परंतु ये दावा किया जाता था कि जब देश आजाद हुआ था उस समय तो बहुत ज्यादा जातिवाद था। अगर उस समय बहुत ज्यादा जातिवाद था, फिर भी उस समय का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, आरक्षण तो हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि ये मेरिटोक्रेसी और इक्वालिटी के पूरी तरह से खिलाफ है, तो इस बात को कंसिडरेशन में आज लेकर के आपको चलना पड़ेगा, या मानना पड़ेगा कि कभी हमारे न्यायपालिका को विचार रहा था तो निश्चित रूप से आरक्षण न्याय संगत नहीं है। क्रीमी लेयर को लेकर के क्या कहेंगे आदित्य जी? क्रीमी लेयर को लेकर के क्या विचार हैं आपके? देखिए, जब हम एक बार ओपनली ही कह दे रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सिस्टम पे पूरे के पूरे आरक्षण को लेकर के आया जाए, तो क्रीमी लेयर अपने आप उसका एक हिस्सा बन जाता है। कुल मिलाकर के क्रीमी लेयर भी आय के आधार पे ही है, और आय के आधार पे ही नियम बनाने की पेशकश हम लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और नीतीश भाई आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोगों की डिमांड में एक मुख्य बात है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इन तमाम तरीकों के रिजर्वेशन रिव्यू के बाद एक स्टैंडर्ड क्रिटेरिया भी बनाए जाने की जरूरत है, ताकि किसी -40 वाले को डॉक्टर के तौर पे सीट में एडमिशन ना मिल जाए। एक मिनिमम क्रिटेरिया इस देश में होना चाहिए आरक्षण होने के, आर्थिक आधार पे आरक्षण होने के बावजूद, कि भाई इस मिनिमम क्रिटेरिया को आप क्रॉस करेंगे तभी जाकर के आप कंसिडर भी किए जा सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीतीश जी, जब हम भारत के लोगों जैसे शब्दावली से भारत के संविधान को शुरू करते हैं, तो आप लोगों को भारतीय मान करके पूरा का पूरा कंसिडरेशन कर रहे हैं, और इसलिए भारत को पहले देखना होगा, भारत के हित को पहले देखना होगा, और तभी हो सकता है जब मेरिट को लेकर के आप आगे बढ़े। अच्छा, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो क्या आप लोगों की डिमांड में जो इस वक्त लगातार इंस्टाग्राम पे आप हो गए या फिर कई और ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आरक्षण को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, क्या आप लोगों के मन में एट्रोसिटी को लेकर के भी कोई विचार है? जी हाँ, पूरी तरह से हमारी जो दूसरी मांग है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को समाप्त करके यूनिवर्सल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट इस देश में कानून के तौर पे लाया जाए, जिसके अंतर्गत किसी भी कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई जाति के आधार पे कोई दूसरा व्यक्ति शोषित करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ब्राह्मण को कोई दलित शोषित करे, या फिर किसी दलित को कोई ब्राह्मण शोषित करे, या तो किसी ओबीसी को वाइस वर्सा कोई भी शोषित करे, तमाम तरीकों के उदाहरणों में सेम तरीके का कानूनी प्रावधान लागू होना चाहिए और सेम तरीके की सजा होनी चाहिए। चूंकि हमारी विचारधारा का मूल यही है कि एक देश में दो विधान किसी भी तरीके से नहीं होने चाहिए, और इसलिए उसके आधार पे SC/ST एक्ट की जगह यूनिवर्सल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगों में से एक है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा आदित्य जी कि लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे नेता धीरे धीरे करके आगे आते हैं जो भीम राव अम्बेडकर का नाम लेकर के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उस समाज को इस तरीके से बरगलाने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि SC/ST एक्ट उनका अधिकार है, आरक्षण उनका अधिकार है, चाहे कुछ भी हो जाए आरक्षण छीनने मत दो, और इस प्रकार की और तमाम चीजें जिससे कि समाज में अपर कास्ट को लेकर के एक घृणा की भावना पैदा होती है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? जनरल कास्ट को लेकर के जो कुछ भी होता है। नहीं, वो लोग बहुत संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। अगर आप संवैधानिक रूप से देखिए तो मैं इसमें दो बात आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। संवैधानिक रूप से वो कहते हैं कि चूंकि ये अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार, आप इस पे बात मत कीजिए। परंतु उसी देश के संविधान का अनुच्छेद 368 इस बात की इजाजत देता है कि भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1973 में ये कहता है कि यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संशोधन करके ही भारत के पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 1951 में आरक्षण की धाराओं को जोड़ा गया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो संशोधन के जरिए जुड़ा है वो संशोधन के जरिए हटाया भी जा सकता है, और इसलिए वो लोग अभी तक जो दावा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, परंतु अर्ध ज्ञान है, अधजल गगरी छलकत राय वाली स्थिति है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मौलिक अधिकार है, ये सच है, लेकिन मौलिक अधिकार संशोधित करके हटाया जा सकता है, ये भी पूरा सच है। ठीक है। एक और अंतिम सवाल मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने देखा कि जंतर मंतर पर भीड़ आती है, देश के तमाम हिस्सों में, बिहार के
पटना में, छपरा में, बक्सर में, उसके अलावा अगर आप दरभंगा, हर क्षेत्र में कहीं ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा था। क्या आरक्षण को लेकर के भी इसी लेवल का प्रोटेस्ट की कुछ तैयारी है? क्या आरक्षण को लेकर के भी इसी तरीके से तमाम लोग सड़कों पर आएंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे? क्या इसी लेवल पर जाकर के कुछ बड़ा होने वाला है? और जेनजी क्या आप लोगों का साथ दे रहा है? निश्चित रूप से मैं खुद एक जेनजी हूँ, आप खुद एक जेनजी, हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। इस बात का उदाहरण है कि जेनजी शायद इस बारे में सोच रहा होगा। दूसरी बात, ये केवल आदित्य राज सिंह की मुहिम नहीं है, ये इस देश के एक बहुत बड़े तबके की मुहिम है जो आरक्षण जैसे काले कानून से परेशान हो चुका है, SC ST एक्ट से परेशान हो चुका है। और इसलिए आदित्य राज सिंह अकेले में निर्णय नहीं कर काले सकते कानून जमीन पे से कब उतरा जाएगा। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया वो काला ही कानून होगा। खैर, मैं ये कह रहा था कि जमीनी स्तर पे क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, या समाज मिलकर के सही समय पे निर्णय लेगा, और जब सही समय पे समाज निर्णय लेगा तो उसको बता दिया जाएगा। आप इस बात को नीतीश भाई समझ लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के तरीके से अमेरिका से शुरू हुआ ये कोई मूवमेंट नहीं है, कोई विदेशी प्रोपेगेंडा नहीं है। ये आंदोलन अपने आप में इस देश की समाज के एक बहुत बड़े तबके की आवाज है जो सही वक्त पे यूनाइट होके एक मंच पे आएगा, निर्णय करेगा और सही समय पे मीडिया बंधुओं के माध्यम से समाज के सामने रखेगा कि कब हम सड़क पे उतरने वाले हैं। तो मतलब प्रोटेस्ट हो सकता है? मैं इसमें एक वाक्य और ऐड कर दूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि कब हम सड़क पे उतरने वाले हैं, तो इस बात में इस बात की अपेक्षा शामिल है कि हम लोगों को विश्वास है कि हमें सड़क पे उतरने ही न दिया जाए, सरकार हमारी मांगे पहले ही मान ले। ठीक ठीक। तो एक बात बताइए, अगर आप लोग सड़कों पे उतरिएगा तो जिन लोगों को आरक्षण चाहिए, जिन्हें कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो आरक्षण जीवी कहते हैं, तो उनका क्या होगा? वो भी तो सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी से तो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन है, उसके बाद आजाद समाज पार्टी है, कांग्रेस खुद चाहती है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रकार के नारे हैं। तो ये इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फेस कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल नीतीश भाई, आप एक बात जान लीजिए, इस देश में अगर 75% वो लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम जनरल कैटेगरी से संबंध नहीं रखते और हम आरक्षण के समर्थक हैं, तो उसी कैटेगरी को सबसे ज्यादा नुकसान आरक्षण के इन तरीकों से मिल रहा है। और वही तबका सबसे ज्यादा आरक्षण से परेशान भी है। वही तबका है जो कह रहा है कि वन फैमिली वन टाइम रिजर्वेशन होना चाहिए। एक ही आदमी को बार बार आप लोग रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? आप समझिए कि दलित तबके में एक व्यक्ति को पहले आप एजुकेशन में आरक्षण दे दिए, फिर उसके जॉब में आरक्षण दे दिए, फिर उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण दे दिए, फिर चुनाव लड़ने में आरक्षण दे दिए, बार बार एक ही व्यक्ति को आरक्षण दे दिए, तो बाकी दलित तो फिर भी पीछे ही छूट जा रहा है ना। और जब सबसे ज्यादा आबादी उन्हीं दलितों की इस देश में है, उन्हीं ओबीसी समाज के लोगों की इस देश में है, तो सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि 104 करोड़ लोग इस देश में प्रभावित है और वही तबका सबसे ज्यादा परेशान है। तो आप ये समझिए कि वो हमारे विपरीत नहीं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आरक्षण हटाने की इस लड़ाई में खड़े होने वाले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका। बाकी आप क्या सोचते हैं इस आरक्षण के मामले को लेकर के? जिस प्रकार से देश में अलग अलग जगह पर अब इसको लेकर के भी आवाज उठ रही है, जो जिस जेनजी प्रोटेस्ट को लेफ्टिस्ट गैंग ने बड़ा सपोर्ट किया था ये कहकर के भाई ये धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो लेफ्टिस्ट गैंग इस चीज को लेकर के भी सपोर्ट करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।